हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम इस जर्नी को अपनी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को आगे बढ़ाएंगे, एनसीईआरटी क्लास 12th को। और हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 9th में। जी हाँ, चैप्टर 9th में हम लोग पहुंच चुके हैं। ये इस बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है, जो कि है इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर। ठीक, तो अभी तक जो हमने 8 चैप्टर कवर किए हैं उनमें हम काफ़ी सारी डिटेल में चीज़ों जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी की देख चुके हैं। ठीक है, पिछले पार्ट में जो कि आपका था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ऊपर, उसमें हमने बहुत डिटेल में वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, जैसे कि रोडवेज, रेलवेज, आपका वाटरवेज, एयरवेज, इन सब के बारे में देखा। थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन के बारे में भी देखा। उससे पहले हम चीज़ों को देख चुके हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, टर्शरी, क्वाटरनरी। और उससे पहले हम ह्यूमन डेवलपमेंट के और भी कुछ एस्पेक्ट्स जो है वो इस चैप्टर में, इस कोर्स के थ्रू कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये कोर्स जो है अगर हेल्प कर रहा है, किसी भी तरीके से आप लोगों को इससे फ़ायदा पहुंच रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ ये वीडियोस वगैरह जो है शेयर कीजिए। और कोर्स को ज़रूर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के थ्रू आपको कोर्स वीडियो के साथ साथ जो नोट्स हैं और जो क्विजेस हैं वो भी बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, तो कोर्स एज ऑफ नाउ फ्री है। ठीक है, एज ऑफ नाउ फ्री है। बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके हमारी वेबसाइट के थ्रू इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए। और वहां पर आपको जो वीडियोस हैं, कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, वो भी आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही में आपको नोट्स और क्विज भी इसके साथ साथ वहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो जो लोगों ने अगर इस कोर्स को फॉलो किया हुआ है तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ों को लोगों तक पहुंचाएं, चीज़ों को शेयर करें। और जो लोग यहाँ पर नए हैं, जो इस चैनल पे नए हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, जो हमारे कोर्सेज को पहली बार या दूसरी बार देख रहे हैं, आई होप कि आपको भी चीज़ें ज़रूर पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज़ आप भी चीज़ों को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ें फैलाएं। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोस जब भी पोस्ट होती है हमारी तरफ से या कोई भी अपडेट अगर पोस्ट होता है तो वो आपसे जो है मिस ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही एक छोटी सी अपील कि हमारा जो मिशन है एजुकेशन अफोर्डेबल बनाना हर व्यक्ति के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, उसमें आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आपका किया हुआ छोटा से छोटा कंट्रीब्यूशन भी जो है वो किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें, जितना भी हो सकता है, जो भी हो सकता है कंट्रीब्यूट करें। कंट्रीब्यूट करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू जाके जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उससे क्या होगा कि उसके जो भी कंट्रीब्यूशन से हमें हेल्प मिलेगी, उसके थ्रू हम लोग आप लोगों के लिए और भी नए नए कोर्सेज जो है आप लाते रहेंगे। आप लोग नए नए कोर्सेज की डिमांड हमसे करते हैं, तो वो नए नए कोर्सेज हम आप लोगों के लिए ला सकते हैं, और वो भी जल्द से जल्द। तो उसके लिए थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट जो है वो हमारे इस मिशन में हमारा साथ दे के दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, देखते हैं वहां पर क्या दिया हुआ है। देखिए, यह है चैप्टर ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। क्या बोलता है, देखिए, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म ट्रेड। आप ट्रेड जो वर्ड है उससे फेमिलियर है एज अ टर्शरी एक्टिविटी। ये एक टर्शरी एक्टिविटी है। ठीक है, जो आपने पढ़ी है कौन से चैप्टर में, चैप्टर 7 में। यू नो दैट ट्रेड मीन्स वॉलेंट्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि पहली बात तो यह है कि एक्सचेंज है। ठीक है, और किसका एक्सचेंज है, गुड्स का और सर्विसेज का, और ऊपर से वॉलेंट्री, यानी कि इच्छा अनुसार होना चाहिए, जबरदस्ती ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रेड। अब ट्रेड होने के लिए कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम। ठीक है, वन पर्सन, एक पर्सन जो है वो चीजों को बेचेगा, सेल करेगा, और दूसरा जो है वो खरीदेगा, तभी तो 2 पार्टी की जरूरत है। ठीक है, इन सर्टेन प्लेसेस पीपल बार्टर देयर गुड्स फॉर बोथ द पार्टीज, ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल। बार्टर का मतलब होता है कि एक सामान आप दें और एक सामान आप लें, मतलब सामान की अदला बदली जो है उसको कह सकते हैं बार्टर सिस्टम, जो पहले से चला करता था। ठीक है, और दोनों ही पार्टीज के लिए, जो 2 पार्टीज हैं, जो एक सामान बेच रहा है और एक सामान खरीद रहा है, जो ट्रेड है वो दोनों के लिए ही म्यूचुअली बेनिफिशियल है, यानी कि दोनों को ही उससे फायदा हो रहा है। एक को जो सामान चाहिए वो मिल रहा है, और दूसरे को उसके एक्सचेंज में जो मॉनेटरी टर्म्स में जो उसका फायदा हो रहा है उसको वो बेनिफिट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा गया है कि ट्रेड जो है उसको 2 लेवल पे कंडक्ट किया जा सकता है। पहला है इंटरनेशनल और दूसरा है नेशनल। इंटरनेशनल का मतलब है, आप खुद समझ सकते हैं, बिटवीन नेशन, कंट्रीज के बीच। ठीक है, अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज कंट्रीज नीड टू ट्रेड टू ऑब्टेन commodities they cannot produce themselves or they can purchase elsewhere at lower price। ठीक है,
ट्रेड करना जरूरी क्यों है, और खासकर इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात करें तो क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि कंट्री के पास वो सामान आ सके, या तो वो जो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देमसेल्व्स, और या फिर ऐसा सामान वो परचेस करना चाहता है जो किसी और जगह, किसी और देश में जो है उसको सस्ते दामों में मिल रहा है। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आपको पता होगा शायद क्रूड ऑयल का बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल का इंडिया के पास रिजर्व जो है वो इतना नहीं है, ठीक है, क्रूड ऑयल का इंडिया के पास रिजर्व नहीं है, कम है, तो इसलिए क्रूड ऑयल जो है इंडिया क्या करता है, परचेस करता है, या आप कह सकते हैं इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो इंडिया के लिए क्रूड ऑयल का जो ट्रेड है वो इसलिए जरूरी है। दिस वाज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। द इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड जो है इन प्रिमिटिव सेटल सोसाइटीज क्या था, बार्टर सिस्टम, जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक सामान और दूसरे सामान की आपस में लेन देन, ठीक है, वेयर डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स टुक प्लेस। इन दिस सिस्टम इफ यू आर अ पॉटर एंड वर इन नीड ऑफ अ प्लम्बर, अगर आप कोई पॉटर है जो पॉट वगैरह बनाते हैं और आपको प्लम्बर की आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे, यू वुड लुक टू हैव फॉर अ प्लम्बर हु वुड इन नीड ऑफ पॉट्स, ठीक है, एंड यू कुड एक्सचेंज योर पॉट्स फॉर हिज प्लम्बिंग सर्विस, ठीक है। एग्जाम्पल अच्छा दिया गया है, थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पर इसको मतलब सर्विस को बताया है इन्होंने, यहाँ पर ये बेसिकली सर्विस का एक्सचेंज बता रहे हैं। मैं अगर आपको गुड्स का एक्सचेंज बताऊं बड़े सिंपल शब्दों में, देखिए दो लोग हैं, एक है ए एक है बी, ठीक है, ए के पास वीट है, ठीक है, गेहूं है, और बी के पास राइस है। अब ए को अगर वीट है ए के पास और ए के पास अगर राइस है, ठीक है, तो ए अपना जो वीट है, अगर ए जो है वीट इसको देना चाहता है, अगर यानी कि बी के पास राइस है, बी को अगर वीट चाहिए तो वो ए से ले सकता है, और ए के पास वीट है, अगर उसको राइस चाहिए तो वो बी से ले सकता है। दिस वॉज द टाइप ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है। प्रॉब्लम कब खड़ी होती है, सपोज करिए कि ए के पास राइस है, ठीक है, ए के पास राइस है, उसको वीट चाहिए, ठीक है, लेकिन ए के पास जो वीट है उसको राइस नहीं चाहिए। सॉरी, देखिए मैं फिर से इसको क्लियर करता हूं एक बार ठीक से। आप ये पहला वाला समझ गए कि अगर दोनों को दोनों चीजें चाहिए, कि ए के पास वीट है उसको राइस चाहिए, बी के पास राइस है उसको वीट चाहिए, तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, सपोज करिए फिर से ये ए और बी है, ठीक है, इसके पास वीट है, ठीक, और इसके पास राइस है। अब बी को सपोज करिए वीट चाहिए, तो ए उसको दे सकता है, ठीक, लेकिन बदले में ए के पास जो वीट है उसको राइस नहीं चाहिए, उसको यहां पर से राइस नहीं चाहिए, तो ये बार्टर सिस्टम जो है नहीं हो सकता। सपोज कर लीजिए कि ए के पास वीट है, उसको लेकिन मेज चाहिए, मेज, ठीक है, मेज, तो क्या करेगा वो, कोई ऐसा पर्सन ढूंढेगा कि जिसके पास मेज हो और जिसको वीट चाहिए हो, तब वो ट्रेड कर सकता है। इसलिए ये जो बार्टर सिस्टम है ये उतना ज्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस हैं कि दोनों लोगों के पास वो दोनों चीजें होनी चाहिए। मतलब जैसे इसके पास वीट है और इसके पास राइस है, तो वीट वाले के को राइस चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और राइस वाले को वीट की जरूरत होनी चाहिए, तब जाके वो बार्टर सिस्टम जो है आपस में हो सकता है, ठीक है। अगर ये तीसरी वाली कंडीशन आ जाएगी कि अगर ए के पास वीट है लेकिन उसको मेज चाहिए, तो उसको फिर ऐसा कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास मेज हो और जिसको वीट की जरूरत हो, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। यहां पर जो उन्होंने ये प्लम्बिंग एंड पॉटर वाला दिया हुआ ये ठीक है, लेकिन ये बेसिकली सर्विस का एक्सचेंज है। जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं वीट राइस मेज, ये गुड्स का एक्सचेंज है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर दिया गया है, देखिए ये चीज, ये जो डिफिकल्टी थी, बेसिकली इस डिफिकल्टी को कैसे दूर किया गया। द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम वाज ओवरकम बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। अब पैसे की जब इंट्रोडक्शन हुआ तो उसके बाद आपको यह जरूरत नहीं है कि आप किसी सामान या कोई सर्विस अगर आपको चाहिए तो उसके बदले में आपको कोई सर्विस या सामान जो है वो देना पड़ेगा। अब आप पैसे दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए दैट इज बेसिकली योर कंसेप्ट ऑफ मनी, की मनी को आप एक्सचेंज के रूप में यूज करके कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। पहले के टाइम्स में, ओल्डन टाइम्स में, जब पेपर और कॉइन करेंसी नहीं हुआ करती थी, बिफोर पेपर एंड कॉइन करेंसी, रेयर ऑब्जेक्ट्स विद वेरी हाई इंट्रिंसिक वैल्यू सर्व्ड एज मनी, जैसे कि फ्लिंटस्टोन, ऑब्सीडियन, काउरी शेल, टाइगर पॉज, वेल्स टीथ, डॉग्स टीथ, स्किन्स, फर्स, कैटल, राइस, पेपरकॉर्न, सॉल्ट, स्मॉल टूल्स, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इन सबको यूज किया जाता था एज अ टोकन ऑफ मनी, ठीक है। इसको एज अ टोकन ऑफ मनी आप कह सकते हैं यूज किया जा सकता था, क्योंकि पहले जब पेपर एंड कॉइन करेंसी जो थी वो नहीं हुआ करती थी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड का, थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास।
थोड़ा सा, ठीक है, यहां पर जो उन्होंने दिया गया है, चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है बस हमें। चलिए, एंशिएंट टाइम्स में क्या हुआ करता था, देखिए, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस वाज रिस्की। अब क्यों रिस्की हुआ करता था, आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो समय के साथ धीमे धीमे क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं या इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो जब पहले के जमाने में जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना ज्यादा इवॉल्व्ड नहीं था, इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था, तो चीजों को बहुत दूर तक भेजना, गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल करना क्या था, रिस्की था। इसलिए जो ट्रेड था दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द लोकल मार्केट्स, वो आसपास के मार्केट में ही जो था वो सीमित था। तो पीपल क्या करते थे, पीपल देन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर रिसोर्सेज ऑन बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है। जो लोग थे वो अपना खर्चा जो किया करते थे वो बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए उस पर किया करते थे, ठीक है, जैसे कि फूड एंड क्लोथ्स, ठीक। जो रिच पीपल हुआ करते थे केवल वही ज्वेलरी खरीदा करते थे, कॉस्टली ड्रेसेस खरीदा करते थे, और इससे क्या होता था कि लग्जरी आइटम्स का ट्रेड होता था, ठीक है। लेकिन सब लोग इस चीज को नहीं कर पाते थे, ठीक है। आगे इसमें क्या लिखा गया, देखिए, सिल्क रूट जो था, द सिल्क रूट इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कनेक्टिंग रोम इज एन इटली एंड चाइना, ठीक है, अलोंग दिस 6000 किलोमीटर रूट। जो ट्रेडर्स थे दे ट्रांसपोर्टेड चाइनीज सिल्क, रोमन वूल एंड प्रीशियस मेटल एंड मेनी अदर हाई वैल्यू कमोडिटीज फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट्स इन इंडिया, पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। तो ये सारे के सारा जो सामान था इनका ट्रेड हुआ करता था अलोंग दी सिल्क रूट, जो कनेक्ट करता है किसको, रोम इन इटली, इटली इज इन यूरोप, और चाइना इज इन एशिया, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जब रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है, वेरी फेमस रोमन एम्पायर, उसका जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो यूरोपियन कॉमर्स ग्रू ड्यूरिंग 12th एंड 13th सेंचुरी, ठीक है, विद द डेवलपमेंट ऑफ ओशियन गोइंग वॉरशिप्स ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया ग्रू एंड द अमेरिकाज वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास। उसके बाद क्या होता है, 15th सेंचुरी से आगे द यूरोपियंस कॉलोनियलिज्म बिगिन एंड अलोंग विद trade of exotic commodities a new form of trade emerged which was called as a slave trade। जब यूरोपियन ने कॉलोनियलिज्म शुरू किया, यानी कि जब यूरोप ने अपने अलग अलग देशों में जाके अपनी कॉलोनियां बनाना शुरू करी, ठीक है, जैसे कि इंडिया में भी हुआ, ये इंडिया में भी बाद में हुआ, 15th सेंचुरी में नहीं हुआ, कि जैसे जब यहां पर भी ब्रिटिशर्स आए उन्होंने अपनी इंडिया को क्या बनाया, अपनी कॉलोनी बनाया। तो इस तरीके का जब ये 15 सेंचुरी से ही जब यूरोपियंस ने ये चीज शुरू कर दी थी 15th सेंचुरी से ही, तो उसके बाद ट्रेड होता था, एक्सोटिक कमोडिटीज का ट्रेड तो होता ही था, साथ ही साथ एक स्लेव ट्रेड भी स्टार्ट हुआ। अभी स्लेव ट्रेड क्या है, देखिए, जो पोर्तुगीज, डच, स्पेनियार्ड्स और ब्रिटिश थे, इन्होंने अफ्रीकन नेटिव्स को, यानी कि जो अफ्रीका के लोग थे उनको कैप्चर किया और उनको फोर्सफुली ट्रांसपोर्ट किया, कहां, टू देयर न्यूली डिस्कवर्ड अमेरिकास फॉर देयर लेबर इन द प्लांटेशंस, कि ये हमारे वहां के जो प्लांटेशंस हैं, ठीक है, जो खेतीबाड़ी का काम है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर हम लोग वहां पर कर रहे हैं अमेरिका में, वहां पर ये लोग लेबर के तौर पर काम करेंगे। तो ये लोग इनको अफ्रीका के जो, क्योंकि अफ्रीका बहुत गरीब देश था, ठीक है, अभी भी उसका उतना ज्यादा डेवलपमेंट एज कंपेयर्ड टू यूरोप एंड यूएस नहीं है, ठीक है। तो जब वहां से लोग क्या करते थे कि लोगों के पास वहां पर खाने को नहीं था, तो ये उनको उस तरीके की चीजों का लालच देके वहां से इनको ले जाया करते थे अमेरिका, और इनको अपने जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर हुआ करता था वहां पर इनको ये स्लेव बना देते थे, ठीक है, लेबर बनाते थे। तो स्लेव ट्रेड वाज अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस फॉर मोर देन 200 ईयर्स। देखिए 200 साल तक ये चीज चली थी, ठीक है, 200 ईयर्स तक ये चला, टिल इट वाज अबॉलिश्ड इन डेनमार्क इन 1792। ग्रेट ब्रिटेन में ये अबॉलिश हुआ है 1807 में, और यूनाइटेड स्टेट्स में अबॉलिश हुआ है 1808 में। तब तक ये 200 साल तक लगभग चला, ठीक है। इसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल्स जैसे कि ग्रेन्स, मीट, वूल ऑल्सो एक्सपेंडेड, इनकी डिमांड बढ़ती चली गई, लेकिन इनकी मॉनेटरी वैल्यू जो है वो डिक्लाइन करती चली गई इन रिलेशन टू द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है, कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की जो डिमांड थी वो ज्यादा थी, रॉ मटेरियल्स की डिमांड ऐसा उतनी ज्यादा नहीं थी, तो इनकी जो मॉनेटरी वैल्यू थी वो डिक्लाइन करती चली गई, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जो है उन्होंने इंपोर्ट किया क्या, प्राइमरी प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स, और एक्सपोर्ट करने लगे वो द वैल्यू एडेड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बैक टू द नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। इन्होंने इस तरीके से ही बेसिकली काम किया कि जैसे मान लीजिए यूरोप है, ठीक है, यूरोप ने क्या करा कि इंडिया से कोई रॉ मटेरियल ले लिया, ठीक है। देखिए इसमें अब आप नुकसान देखिए, इसमें आप नुकसान समझिएगा, जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए ब्रिटिश है या ब्रिटेन है, ठीक है,
सबसे पहली चीज तो क्या करा ब्रिटेन ने कि इंडिया से ले लिया रॉ मटेरियल, मान लीजिए कॉटन, ठीक है, रॉ मटेरियल ले लिया, सपोज करिए कॉटन ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद पहले तो उन्होंने ऐसे कॉटन लिया, उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो यहां का ये रॉ मटेरियल लेके चले गए, और दूसरा उसके बाद इन्होंने जब यहां से सामान बेचा, मतलब जब इन्होंने उसका फिनिश्ड गुड्स बनाया, तो उन्होंने फिनिश्ड गुड बना के उसको सामान को यहां बेच दिया। सपोज के लिए क्लॉथ बनाया और क्लॉथ को यहां बेचा। अब यहां ये क्लॉथ बेचेंगे तो इससे क्या होगा, इनको फिर से ऐसे पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इनका दोनों तरफ से देखिए फायदा ही फायदा था कि पहले इन्होंने यहां से रॉ मटेरियल भी उठाया और उसके बाद फिर ये सामान वापस यहीं बेचा, या मान लीजिए किसी और देश में बेचा तो वहां से फिर इन्होंने पैसा भी उठाया, ठीक है। तो इस तरीके के काम इन्होंने पहले से करे कि रॉ मटेरियल लेते थे और उसको फिनिश्ड गुड्स बना के, उसको वैल्यू एडेड फिनिश प्रोडक्ट बना के ये वापस जो नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हुआ करते थे वहां पर वापस बेच देते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में रीजन्स प्रोड्यूसिंग प्राइमरी गुड्स वर नो मोर इंपॉर्टेंट। ऐसे जगह, ऐसे प्लेस जहां पर सिर्फ प्राइमरी गुड्स प्रोड्यूस होता था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते गए, ठीक है, यानी कि वो अपनी इंपॉर्टेंस जो है खोते चले गए। और जो इंडस्ट्रियल नेशंस थे दे बिकेम ईच अदर्स प्रिंसिपल कस्टमर्स, क्योंकि वो एक दूसरे से ही फिर सामान लेके एक दूसरे को सामान बेचते चले गए। क्योंकि अब आप सीधी सी बात ये भी देख सकते हैं इस तरीके में, अगर मान लीजिए ब्रिटेन ने क्लॉथ बनाया, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का अगर क्लॉथ बनाया तो उसका रेट ज्यादा होगा। अब उसको आप उस जमाने की अगर हम बात करें तो इंडिया जैसी कंट्री में आप नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि बेचने के लिए लोगों के पास परचेसिंग पावर होनी चाहिए। अब इंडिया के लोगों के पास अगर परचेसिंग पावर होगी ही नहीं तो वो जो अच्छी क्वालिटी का क्लॉथ यहां बन रहा है वो लोग खरीदेंगे कैसे? तो इससे बेटर तो यह है कि अगर ब्रिटेन में बना तो भाई आप इसको एक काम करो, आप इसको इटली में बेच दो, ठीक है, या आप इसको फ्रांस में बेच दो, तो वहां से ज्यादा पैसा आ जाएगा क्योंकि यहाँ के लोगों के पास पैसा है, इनकी परचेसिंग पावर अच्छी है ना। तो इसलिए जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थे वो ही आपस में एक दूसरे के कस्टमर जो है वो बनते चले गए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, जब विश्व युद्ध पहला और दूसरा यानी कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड हुए तो कंट्री ने क्या करा, इम्पोज्ड ट्रेड टैक्सेस एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। ट्रेड टैक्सेस लगाए गए और दूसरा क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि सामान जो है वो एक क्वांटिटी तक ही उसका ट्रेड जो है वो हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर पीरियड, वॉर खत्म हो जाने के बाद ऑर्गेनाइजेशंस बने। कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस बने? GATT, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, जो कि बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। इसने बेसिकली टैरिफ को कम करने में जो है फिर हेल्प करी, ठीक है, क्योंकि ट्रेड टैक्सेस वगैरह लगाने से क्या होगा कि सामान का जो रेट वगैरह है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये एक कंसेप्ट आई होप आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम भी थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा हमारे एंड से, जब हम, क्योंकि ये सारी की सारी इकोनॉमी से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, तो जब हम इसको इकोनॉमी का अपना जो कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे तब हम उसमें चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डीप में इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यही समझ सकते हैं कि अगर कोई सामान आ रहा है, कोई सामान अगर इंटरनेशनल बाउंड्री पे आ रहा है आपके देश में, तो उस पर बेसिकली अगर सरकारें जो है अगर वो टैक्स लगाती हैं तो वो सामान जो है महंगा बिकेगा देश में। अब महंगा अगर सामान होगा तो वो लोकल मार्केट का जो प्रोडक्ट है उसके कंपैरिजन में उसकी बिक्री कम होगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो कंट्री अपना सामान कहीं एक्सपोर्ट करती है उसको उतना ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि लोग उसका सामान जो है ज्यादा खरीदना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसका रेट ज्यादा होता है ड्यू टू दोस इम्पोज्ड टैक्सेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट। अब यहां पर ये सवाल पूछ रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट क्यों करता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार एग्जिस्ट करता ही क्यों है, ठीक है। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड जो है इज अ रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन। स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन का मतलब वही है कि सारे के सारे देशों में हर चीज जो है वो नहीं बनती, या हर चीज का जो प्राइमरी जो उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है वो हर देश में नहीं होता। जैसे मैंने आपको इंडिया का एग्जांपल दिया था कि इंडिया में क्रूड ऑयल नहीं है, तो इंडिया के पास क्रूड ऑयल नहीं है तो भैया इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर है नहीं और आपको जरूरत है, आपके पास इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, आपके पास इतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसको चलाने के लिए आपको क्रूड ऑयल जरूरत है। क्रूड ऑयल को आप रिफाइन करेंगे तो आप पेट्रोलियम बनेगा, है ना। तो फिर वो चीजें लाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल ट्रेड की। अब यहां पर जो उन्होंने दिया गया है वो है कि इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए एग्जिस्ट करता है, पहली चीज तो यह है कि इट इज द रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन, और दूसरा है कि इट बेनिफिट्स द वर्ल्ड इकोनॉमी। इट बेनिफिट्स द वर्ल्ड इकोनॉमी इफ डिफरेंट कंट्रीज प्रैक्टिस स्पेशलाइजेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ये चीज है। ईच काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन कैन गिव राइज टू ट्रेड। हर तरीके का जो स्पेशलाइजेशन है वो ट्रेड को बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। Thus, international trade is based on the principle of comparative advantage.
complementarity and transferability of goods and services and in principle should be mutually beneficial to the trading partners। ये तो सीधी सी बात है, ये तो आप कह सकते हैं कि ट्रेड का एक थंब रूल है कि ये दोनों के लिए, जो खरीद रहा है उसके लिए भी, जो बेच रहा है उसके लिए भी आपस में म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या दिया गया है कि मॉडर्न टाइम्स में क्या है कि ट्रेड इज द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इज रिलेटेड टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशंस। ठीक है, with well developed transportation and communication systems, no country is willing to forego the benefits derived from participation in the international trade। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के अपने फायदे भी हैं। ठीक है, कि आप सामान किसी दूसरे देश में बेच रहे हैं तो आपके कंट्री में क्या आएगा, आप सामान को अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके पास आपका फॉरेन रिजर्व वगैरह बढ़ेगा। ठीक है ना, आपके पास पैसा आएगा। तो इसलिए इस तरीके के जो फायदे हैं उसको कोई भी देश आज के समय में खोना नहीं चाहता या छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में क्या दिया गया है, डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज। देखिए, द वर्ल्ड्स नेशनल रिसोर्सेज जो है दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन देयर फिजिकल मेकअप, जैसे कि जियोलॉजी, रिलीफ, सॉइल एंड क्लाइमेट। यही मैं आपको बता रहा हूं कि हर देश में जो है हर तरीके का नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या करके देख लेते हैं जल्दी से, क्या है ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इट डिटरमाइंस द मिनरल रिसोर्सेज बेस एंड टोपोग्राफिकल डिफरेंसेज एंश्योर डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल रेज्ड। लोलैंड्स में जैसे क्या है कि ज्यादा एग्रीकल्चर का पोटेंशियल होगा, माउंटेन्स में क्या है कि वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा और प्रमोट करेगा किसको, टूरिज्म को। ठीक है, जो उसी तरीके से मिनरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड ओवर। द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज प्रोवाइड द बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब जिस देश के पास मिनरल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे या जिस रीजन में किसी भी कंट्री के मिनरल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो वहां पर क्या है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा होगा, क्योंकि वहां पर आप इंडस्ट्री वगैरह सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली बात करें अगर हम क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है द टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना दैट कैन सर्वाइव इन अ गिवन रीजन। ठीक है, it also ensures a diversity in the range of various products, जैसे कि wool production can take place in cold regions, bananas, rubber and cocoa can grow in tropical regions। तो जहां पर ट्रॉपिकल कंट्रीज होंगी वहां पर इस तरह की क्रॉप्स उगेंगी, जहां पर आपका ठंडे रीजन होंगे वहां पर वूल प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्लाइमेट का फैक्टर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन फैक्टर की, तो द साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज अफेक्ट द टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ गुड्स ट्रेडेड। ठीक है, कि क्या क्या चीज, कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका साइज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी डाइवर्सिटी, वो डिपेंड बेसिकली उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि किस टाइप के और कितने वॉल्यूम ऑफ गुड्स का जो है ट्रेड हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें देखिए, इसके सब फैक्टर्स में देख लीजिए। कल्चरल फैक्टर्स, डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप इन सर्टेन कल्चर्स विच आर वैल्यूड द मोस्ट। ठीक है, जैसे कि देखिए चाइना प्रोड्यूस करता है फाइनेस्ट पोर्सिलिन्स एंड ब्रोकेड्स। ब्रोकेड्स एक तरीके का फैब्रिक होता है। ठीक है, कारपेट्स ऑफ ईरान जो है वो फेमस है। जैसे वाइल नॉर्थ अफ्रीकन की लेदर वर्क की बात करेंगे, इंडोनेशिया के बैटिक क्लॉथ की बात करें, तो ये सारे के सारे प्राइज्ड हैंडीक्राफ्ट्स हैं। ठीक है, तो यानी कि ये इन जगहों का क्या है, एक तरीके से स्पेशलिटी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम साइज ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो देखिए डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज जो है हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरनल ट्रेड but little external trade because most of the agricultural and industrial production is consumed in the local markets। अब ऐसी कंट्रीज जो बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर इंटरनल ट्रेड तो अच्छा होगा, यानी कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरनल ट्रेड तो होगा, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो अपना एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो उससे अपनी ही लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे, वो उसको एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, है ना। तो इसलिए इसके बाद क्या लिखा गया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन डिटरमाइंस द डिमांड फॉर बेटर क्वालिटी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बिकॉज विद लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओनली अ फ्यू पीपल कैन अफोर्ड टू बाय कॉस्टली इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, क्योंकि अगर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे है, थोड़ा सा हल्का है, तो फिर जो महंगे आइटम है, जो इंपोर्टेड गुड्स है, वो ज्यादातर लोग जो है वो खरीद नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या है, at different stages of economic development of countries the nature of items traded undergo change। ठीक है, एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट अगर कोई कंट्रीज हैं तो वहां पर जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं दे आर एक्सचेंज फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, वेयर एज इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं मशीनरी को और फिनिश प्रोडक्ट्स को, और इंपोर्ट करते हैं फूड ग्रेन्स एंड अदर रॉ
मटेरियल। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, आपको पता है, तो इंडिया के पास जो भी चीजें अगर ज्यादातर एक्सपोर्ट करने के लिए होंगी तो वो किस तरीके की होंगी, वो एग्रो बेस्ड होंगी। अब इंडिया से अगर कोई कहे कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करो तो इंडिया नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया के पास ज्यादा है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए जिस देश के पास जो चीज ज्यादा होगी वो उसी चीज को एक्सपोर्ट कर सकती है, ठीक है, और जो चीज उसके पास कम होगी वो उसको इंपोर्ट करेगी। तो इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो चलता रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बूस्ट ट्रेड इन डेवलपिंग कंट्रीज विच लैक इन कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग, हैवी इंजीनियरिंग, लंबरिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। लंबरिंग का मतलब होता है कि इकोनॉमिकली जो आपके इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं उनको गिराना, मतलब उनको फेलिंग ऑफ द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ट्रीज और उनसे उनका यूज करना फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, दैट इज नोन एज अ लंबरिंग प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा गया है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छा है, वो ट्रेड को बढ़ावा दे सकता है, कहां, डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि आपको किसी भी ट्रेड को सेटअप करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, ठीक है। अब डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है कि इंडस्ट्री की नीड तो है, मतलब इंडस्ट्री लगाई जानी जरूरी तो है, लेकिन उसको लगाने के लिए जो कैपिटल चाहिए, जो पूंजी चाहिए, उसकी वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर वहां पर होगा, ठीक है, अगर विदेशी निवेश उसमें वहां पर होगा तो उस तरीके की जो चीजें हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज दी गई है, माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग, इनको किया जा सकता है, ठीक है। बाय डेवलपिंग सच कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो इंडस्ट्रियल नेशंस है वो क्या इंश्योर करते हैं, दे इंश्योर द इंपोर्ट ऑफ फूड स्टफ्स, मिनरल्स एंड क्रिएट मार्केट्स फॉर देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। दिस एंटायर साइकिल स्टेप्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो वहां पर करते हैं और वहां पर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पर वो किसी भी डेवलपिंग कंट्री में बेसिकली इंडस्ट्री सेटअप करने में हेल्प करेंगे और उसके बदले में वो फूड स्टफ, मिनरल्स को इंपोर्ट करेंगे। तो इससे दोनों का जो साइकिल है वो चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की। ओल्डन टाइम्स में क्या होता था, पहले के टाइम में जब आपका ट्रांसपोर्ट कम था, या फिर आप कह सकते हैं कि एडिक्वेट और एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो था वो कम था, तो ट्रेड जो था वो रेस्ट्रिक्ट रहता था लोकल एरियाज में। मैंने आपको जैसे बताया था ऊपर कि जब आपके ट्रांसपोर्टेशन के मींस बहुत ज्यादा डेवलप्ड या इवॉल्व्ड नहीं थे तो सामान को बहुत ज्यादा दूर तक भेजना क्या होता था, रिस्की होता था, ठीक है। इसमें क्या था कि जो सिर्फ हाई वैल्यू आइटम्स थे जैसे कि जेम्स, सिल्क और स्पाइसेस, इन्हीं को लंबे दूरी में ट्रेवल किया जाता था, या इनका जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो लंबे दूरी की जगहों के बीच में होता था। विद एक्सपेंशन ऑफ रेल, ओशियन एंड रिवर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, बेटर मीन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड प्रिजर्वेशन, ट्रेड हैज एक्सपीरियंस्ड स्पेशल एक्सपेंशन। तो जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इवॉल्व होता चला गया, रेलवेज, रोडवेज आपके एक्सपेंड होते चले गए, उसमें आपको रेफ्रिजरेशन की बढ़िया सुविधा मिलने लगी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें क्या है कि फिर जो ट्रेड है उसका जो स्पेशल एक्सपेंशन है, स्पेशल ये वर्ड आपको पहले भी मैंने बताया वैसे बहुत बार, ये स्पेस से रिलेटेड है, ठीक है, स्पेस, तो यानी कि वो समय, मतलब कह सकते हैं कि स्पेस के आधार पर वो एक्सपेंड करता चला गया या विस्तृत होता चला गया, ठीक है, फैलता चला गया। इसके बाद हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड हैज 3 वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, दीज आर वॉल्यूम, सेक्टोरल कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, ठीक है। एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, द एक्चुअल टनेज ऑफ गुड्स ट्रेडेड मेक्स अप द वॉल्यूम, कि कितना एक्चुअल टनेज, मतलब कितना सामान एक्चुअल में जो है वो ट्रेड किया जा रहा है, वो ही आपका वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब देखिए सामान तो जितना जा रहा है उसको आप नाप सकते हैं, उसको आप तोल सकते हैं, तो आप बता सकते हैं, लेकिन जो सर्विसेज ट्रेड की जा रही है उनको कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि द टोटल वैल्यू, और टोटल वैल्यू का मतलब है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड इज कंसिडर्ड टू बी द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ठीक है। यहां पर नीचे देखिए टेबल में दिखाया गया है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो है हैज बीन स्टेडीली राइजिंग ओवर द पास्ट डिकेड्स, कि एक्सपोर्ट्स का दिखाया गया है, इंपोर्ट्स का दिखाया गया है। 1955, 65, 75, 85, 95 ऐसे करके सारा का सारा दिखाया गया, और आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो धीमे धीमे हर 10 साल में, क्योंकि हर 10 साल का वैल्यू दिखाया गया है, तो यहाँ पर हर 10 साल में आप देख रहे हैं कि डिकेड में, दशक में वो चीज़ जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे ग्राफ दिया गया, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। पहले आप देखिए कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब है कि द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाय कंट्रीज हैव अंडरगॉन चेंजेस ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, कि किस तरीके का जो सामान है या जो सर्विस है
ठीक है, जो सेवा है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हो रही है बिटवीन दी कंट्रीज, उसका जो नेचर है, उसका जो स्वरूप है, वो पिछले कुछ दशकों में या आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ शताब्दियों में वो बदल चुका है। ठीक है, ट्रेड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो है वो डोमिनेंट हुआ करता था इन द बिगिनिंग ऑफ लास्ट सेंचुरी। ठीक, बाद में क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उन्होंने प्रोमिनेंस गेन कर लिया। एंड करेंटली अगर हम बात करें तो दो द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर commands the bulk of global trade service sector, which includes travel, transportation and other commercial services, have been showing an upward trend। तो आज की डेट में आप बात कर सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें भी ट्रेड और मतलब उसमें भी ट्रेड जो है वो बढ़ रहा है। और साथ ही साथ अगर आप सर्विस सेक्टर की बात करें जिसमें आपका क्या क्या इंक्लूडेड है, आपका इंक्लूडेड है इसमें ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन और अदर कॉमर्शियल सर्विसेज, ये भी इसका भी जो ट्रेंड है इट हैज ऑल्सो गॉट एन अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, अब जो पीछे टेबल दिखाई गई है टेबल 9.1, वहां पर यही दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मर्चेंडाइज हैज बीन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स। और उसके बाद वो मैंने आपको दिखाया टेबल 9.1, उसके बाद जो फिगर नीचे दी गई है उसमें यह दिखाया गया है कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कंट्रीब्यूटेड टू द बल्क ऑफ वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 2005 टू 2015। ठीक है, फ्यूल एंड माइनिंग गुड्स एंड एग्रीकल्चरल गुड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। आप यहां पर देख सकते हैं 2005 से 2015 के बीच में ये चीज आपको दिखाई गई है। देखिए 5 से 15 यानी कि आप मान लीजिए ये जो रीजन पूरा दिखाया गया है इसमें आप देख सकते हैं जो ये वाली लाइन है, ये कंप्लीट जो लाइन है दिस इज योर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये बीच वाली। ठीक है, अब इस लाइन में आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो ट्रेड है, ये वाली लाइन जो आपकी ऊपर वाली है दिस इज योर ओवरऑल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, नीचे देख के लीजेंड में ये ओवरऑल है कि ओवरऑल कितना है, और ये वाली जो लाइन है दिस इज योर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की। अब आप देख सकते हैं कि ओवरऑल में से मैन्युफैक्चर्ड का जो रोल है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है ओवरऑल अगर हम परसेंटेज की बात करें तो उसमें। ठीक है, और साथ ही अगर आप फ्यूल एंड माइनिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो फ्यूल एंड माइनिंग की वाली लाइन ये वाली है, तो इसका भी जो रोल है वो है। और आप कह सकते हैं कि सबसे कम जो रोल है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का है। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की ये सबसे नीचे वाली जो लाइन है ये वाली दिस इज योर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइन, तो इसका आप देख सकते हैं कि रोल जो है सबसे कम है। तो ओवरऑल में आप सबसे ज्यादा देख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग का है, उसके बाद आपका आ जाता है फ्यूल एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स का, और उसके बाद सबसे कम है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का। ठीक है, ये एक्सपोर्ट्स की बात यहां पर लिखी गई। इसके बाद लिखा गया है कि देयर इज अ चेंज इन द शेयर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड्स एज यूरोप्स कंट्रीब्यूशन इज डिक्लाइनिंग। यूरोप का जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है वो डिक्लाइन कर रहा है, जबकि एशियन कंट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए एक अच्छी बात है ये एशियन कंट्रीज का अगर ट्रेड का जो वो है कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या होता है? हिस्टोरिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, ठीक है, वहां पर डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द प्रेजेंट यूज्ड टू एक्सपोर्ट वैल्यूएबल गुड्स एंड आर्टिफैक्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है, which were exported to European countries. During the 19th century, there was a reversal in the direction of trade. European countries started exporting manufactured goods for exchange of foodstuffs and raw materials from their colonies. USA और ये यूरोप ने क्या करा? Emerged as the major trade partners in the world and were leaders in the trade of manufactured goods. उस समय जापान जो था, जापान एट दैट टाइम वाज द थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री। ठीक है, एक तो यूरोप है, एक यूएसए है, और उसके बाद जापान जो है वो थर्ड था। The world trade pattern underwent a drastic change during the second half of the 20th century. Europe lost its colonies, while India, China and other developing countries जो थे, they started competing with developed countries. तो nature of the goods trade has also changed. तो ये थोड़ा सा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की किस तरीके से कौन से देश या कौन सा रीजन जो था वो पहले किस सामान का एक्सपोर्ट करता था, किस सामान का इंपोर्ट करता था, ये थोड़ा बहुत जो है चेंज हुआ है फ्रॉम दी पास्ट। ठीक है, इसमें हम एक लास्ट कंसेप्ट आज और देखेंगे, बाकी हम इस चैप्टर को अगले पार्ट में लेके चलेंगे। ठीक है, लास्ट जो आज हमने देखना है दैट इज योर बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अदर कंट्रीज। ठीक है, कि जो हम इंपोर्ट करते हैं और जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं डिफरेंस। ठीक, if the value of imports is more than the value of a country's export, तो क्या होगा कि country has a negative और unfavorable balance of trade। यानी कि अगर इंपोर्ट हमारा ज्यादा है, यानी कि आप यहां पर अगर इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, इंपोर्ट अगर ज्यादा है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, या मैं इसको पहले ऐसे अगर लिखूं, इंपोर्ट अगर आपका ज्यादा है, ठीक है,
तो ये क्या है आपका नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, या इसको अभी ये देखेंगे आप आगे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, इफ योर एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर, एक्सपोर्ट्स अगर आपका ज्यादा है और इंपोर्ट अगर आपका कम है, ठीक है, तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए इसका यहां पर मतलब क्या है, इंपोर्ट में क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब है कि आप सामान को आयात कर रहे हैं, मतलब किसी दूसरे देश से आपके देश में सामान आ रहा है। अब सामान अगर आपके पास आ रहा है तो उसके लिए आपको या जो देश है उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी कि पैसा जो है वो देश से बाहर जा रहा है, ठीक है। और सिमिलरली एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आप सामान को निर्यात कर रहे हैं, आप सामान अगर बाहर बेच रहे हैं तो उससे आपके देश में क्या होगा, पैसा आएगा, ठीक है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट जो है वो फेवरेबल चीज है, यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा वो फायदेमंद है, ठीक है, और जितना ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट होगा वो नुकसानदायक है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि अगर इंपोर्ट ज्यादा है, मैंने आपको क्या बोला, इंपोर्ट जो है वो नुकसानदायक है ज्यादा, ठीक है, और एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद है। तो इसलिए अगर ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है यानी कि आप नुकसानदायक चीज ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव है, ठीक है। और अगर आपका एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट करने से क्या होगा कि अब पैसा देश में आएगा तो वो फायदेमंद है, तो आप फायदेमंद चीज को ज्यादा कर रहे हैं, नुकसानदायक चीज को कम कर रहे हैं, तो जो है देश की स्थिति या आप कह सकते हैं कि सेहत अच्छी बनी रहेगी या फिर पॉजिटिव बनी रहेगी इकोनॉमिक फ्रंट पे, ठीक है। चलिए यहां पर ये चीज लिखी गई है कि एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है इंपोर्ट से तो आपका कंट्री के पास पॉजिटिव या फिर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है। ये भी इकोनॉमी का ही कंसेप्ट है एक, बिल्कुल। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैव सीरियस इंप्लीकेशंस फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमी, ये मैंने आपको बता दिया। अब नेगेटिव अगर बैलेंस है तो उससे क्या होगा, नेगेटिव का मतलब आप समझ गए कि इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, यानी कि आपके देश में पैसा जो है वो खर्च होता जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, अ नेगेटिव बैलेंस वुड मीन दैट द कंट्री स्पेंड्स मोर ऑन बाइंग गुड्स, बाइंग का मतलब वही हो गया इंपोर्ट, ठीक है, देन इट कैन अर्न बाय सेलिंग इट्स गुड, यानी कि जितना वो पैसा सामान को बेचने से कमा सकते थे उससे ज्यादा वो पैसा सामान को खरीदने में खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, इससे क्या होगा कि देश का जो पैसा है, जो फाइनेंशियल रिजर्व है, वो धीमे धीमे क्या होते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे, खर्च होते चले जाएंगे, क्योंकि आप सामान को खरीदने में जो है ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इस चैप्टर को इतने में ही रखते हैं, ऑलमोस्ट आधा चैप्टर हो चुका है, बाकी हम इसको अगले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर का पहला पार्ट। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स के साथ, और अगर कोई भी और कमेंट है, कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी हमसे से ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज़ करें, और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं या कोई और आप हमसे कोई कोर्स की या किसी भी चीज़ की कोई डिमांड है या कोई चीज़ की आपको और ज़रूरत है, तो वो आप हमें हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी बता सकते हैं, दैट इज़ okul.co@gmail.com, ठीक है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कंट्रीब्यूट का, तो प्लीज़ जितना हो सकता है मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कंट्रीब्यूट करें। बहुत सारे आप जैसे ही लोगों के लिए ही बहुत सारा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर आप थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो लेके हम भाग जाएंगे, क्योंकि भागने के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं, और ये आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर पैसा कमाना ही या ये ही कोई इतना बड़ा मोटिव होता तो आप लोगों को अभी तक जो चीज़ें बिल्कुल हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, आपसे आज तक हमने एक पैसा कभी नहीं मांगा है, और चीज़ों की क्वालिटी आप खुद देख के हमारा जो मिशन है, जो मोटिव है, उसका आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन से थोड़ा बहुत फायदा ये होगा कि चीज़ों को हम और बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और वो भी जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी। तो प्लीज़ अपना थोड़ा जो हमारा मिशन है टू मेक एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल, उसमें थोड़ा सा योगदान अपना करें, और आपके जो छोटे छोटे योगदान आप करेंगे, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस आप करेंगे, उससे किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव जरूर आ सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और बाकी कोर्स को जरूर एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वो भी दिया हुआ है। और जो लोग यहाँ पर हमारे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कि हमारी तरफ से कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो अगर आता है तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।